बच्चों, आज अपन फिक्शन बेस्ड नीट की एग्ज़ाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन है वो डेप्थ से पूछा जाता है और किस टाइप से क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कैलकुलेट अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय मैन, कि इंसान द्वारा इस पर लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोल बच्चों आपको दिया गया है। मान लेते हैं ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक पोल है। क्या कहा गया? ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक, अब बच्चों इसकी अपन बात करें तो यहाँ ये जो इंसान है वो इस पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, और इसका जो मास है वो बच्चों कितना है? 40 kg। और यहाँ जो म्यू की बात बोली गई है वो कितना है? 0.8। आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। अब अपन बात करते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर ही लगेगा, क्योंकि इंसान जिस डायरेक्शन में मूव करता है फ्रिक्शन फोर्स उधर ही आपका लगता है। अब हम बोलें कि इसका ये mg किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं क्या? F इक्वल टू क्या हो गया? mg। और F का एक फॉर्मूला होता है म्यू n, तो ये बन जाएगा म्यू n और ये कितना? mg। अब एक बात बताइएगा, इस इंसान पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है इस मैन पर वो क्या होगा? F। तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स ये हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं n जो है वो F के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, तो n की जगह आ जाएगा F एक्सटर्नल और ये mg की बात करें तो इसका मास कितना? 40। तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 10। म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 0.8। तो हम ऐसा कह सकते हैं F इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में कितना? 0.8। ये डेसिमल हटाओगे यहाँ कितना हो जाएगा? 100। इसको इससे 5 बार। F इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? 500 न्यूटन ही आपका आंसर आ गया। तो देखो इसमें जो आपका नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो ही आपका क्या बन जाता है? F एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से अपन को ध्यान ये रखना है कि जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो किसकी वजह से ऊपर की तरफ ये चढ़ पाएगा? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होगी, अगर म्यू की वैल्यू 0 होगी तो भैया हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये बोला गया कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए जो आपके पास ब्लॉक है उसका मास क्या होगा? एज शोन इन डायग्राम कैसा गिवन है? ये आपके पास में एक मेज है, टेबल है, और बच्चों यहाँ पर एक पुली लगाई गई जो मासलेस है। ये वाला ब्लॉक आपको पहले से गिवन है जिसका मास बोला गया है 10 kg, और यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास हम बोल देते हैं कितना? 8 kg। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कितना है? म्यू इक्वल टू 0.2 है, और बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है उसका मास या उस ब्लॉक को हम बोल देते हैं A। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और ये बोला गया है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये किधर भी मूव ना करे। तो ऐसा बोल दे कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है इसको ए की जगह रोक के रखे तो बच्चों एक बात बताइएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये कह सकते हैं क्या कि ये फ्रिक्शनल सरफेस है, ये 8 kg का ब्लॉक जैसे ही नीचे की तरफ आएगा 8g, तो ये किधर जाएगा? इधर। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? मोशन के जस्ट अपोजिट। तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू कितना हुआ? 8g। और बच्चों F इक्वल टू क्या होता है? म्यू n। तो ये हो जाएगा म्यू n इक्वल टू कितना? 8g। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। n की बात करें तो n इस सरफेस पर कितना हो जाएगा? 10 + m इंटू में कितना? g, और ये बच्चों कितना? 8g। g से g कैंसिल आउट, ये 0.2 है तो अपन ऐसा कह सकते हैं 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये कितना होगा?
या मैं डायरेक्ट डिवाइड में भेज देता हूँ, 10 + m = 8/0.2। जैसे ही डेसिमल हटाओगे बच्चों, यहाँ कितना 80/2 कितना हो जाएगा 40। तो m की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 30 kg। तो हम 30 kg वहाँ रखेंगे तो आपके पास में ये पूरा सिस्टम है वो किस में हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों बन जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो नेट में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। कि कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों एक डायग्राम आपको दिया गया, वर्टिकल वॉल है और ये अर्थ सरफेस है। यहाँ ये बोला गया है कि ये जो आपकी सरफेस है वो तो क्या है, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ दे दी। और यहाँ बच्चों हमको क्या बोला गया कि ये आपके पास में एक आती है लेडर, इस लेडर को आपने ऐसे यहाँ लगा दिया। बच्चों इस सरफेस को बोला गया है म्यू = कितना है 0, दैट मीन्स फ्रिक्शनलेस है। और इस लेडर का जो वेट है वो कितना है 250 न्यूटन है। कितना है 250 न्यूटन है। और म्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.3। आपको इस पॉइंट का नाम दिया गया है ए, इस पॉइंट का नाम मतलब यहाँ ए पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है क्या कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम जनरली क्या जानते हैं, F = बच्चों क्या होता है μn, ऐसा ही होता है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.3 जो आपको गिवन है। और n की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ लगने वाला नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स क्या होगा n। ये किसको बैलेंस करेगा 250 को। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 250 न्यूटन। ये कुल मिला के कितना हो गया 75 न्यूटन बच्चों आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अपन को बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो इसका जो वेट है उसके बराबर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन के जरिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कैलकुलेट W मैक्सिमम, कि वेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर वो 40 kg पर ये कहता है, या ऐसे बोल दूँ कि कैलकुलेट W मैक्सिमम इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 0। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि W मैक्स कितना आएगा। देखो बच्चों यहाँ ये आपके पास एक टेबल है और यहाँ एक 40 न्यूटन का ब्लॉक गिवन है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कह रहा है कि यहाँ जो अप्लाई लग रहा है या जो अटैच है वो कितना है W वेट है। और बच्चों इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है इससे। और यहाँ क्या बोला गया कि जो भी एंगल बना वो कितना है 30 डिग्री है। ये एक स्ट्रिंग है, ये पॉइंट को भी दे दो। और यहाँ पर इस 40 न्यूटन वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स है, वो बच्चों कितना आ रहा है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का इस 40 न्यूटन वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और ये W वेट है। और बोला गया कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस में बच्चों इक्विलिब्रियम में। तो हमको कैलकुलेट ये करना है कि W मैक्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम ये लामी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो मैं ऐसे कहूँ क्या कि भैया जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ये किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, ये 30 डिग्री है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी बच्चों कितना हो गया 30 डिग्री। और ये बच्चों पूरा एंगल कितना हो गया, क्योंकि ये कितना है 90, तो ये तो हो गया है 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का। अगर बच्चों हम बात करते हैं इसकी, तो ये कितना हो गया 90, और ये बच्चों इतना इतना कितना एंगल बन गया। अगर हम 120 किस में से कर रहे माइनस, या ऐसे देख लो 30 माइनस करते हैं 180 में से, तो 150 डिग्री आपका यहाँ रह गया। अब हम बोल दें कि W पॉन कितना होगा साइन 150, और ये आपके पास में आ गया यहाँ कितना है, ये टेंशन हो गया बच्चों T, तो T अपॉन में कितना बोलोगे साइन 90।
और बच्चों जो आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स था 40 न्यूटन वाले ब्लॉक पर, उसके अपोन में कितना आएगा साइन 120। ऐसा कौन सा रेशियो है जिसकी पूरे की वैल्यू आपको पता है, ये वाला। इसकी और इसके हम पूरा कह सकते हैं, डब्ल्यू अपन को कैलकुलेट करना है तो इन दोनों के अपन कंपेरिजन करते हैं। तो डब्ल्यू अपॉन साइन 150 को बच्चों हम कितना बोलते हैं, साइन 150 को हम कह सकते हैं साइन 90 + 60। कितना बोला, साइन 90 + 60। और बच्चों इसको हम कह सकते हैं साइन 90 की वजह से क्या हो जाएगा कॉस, और ये कितना 60। अब आप एक बात बताइएगा कि 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू बच्चों आ गई है साइन 150 की, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2। और यहाँ 12 की बात करें तो ये ऐसा कैसा, साइन 120 कितना होता है, साइन 60 कितना ही होता है, जिसको हम बोलते हैं √3/2। इसको इससे कैंसिल आउट, W = 12/√3। बच्चों ये हो जाएगा 12/1.732 6.92 न्यूटन। यही आपके पास में W की वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि कैलकुलेट एफ मिनिमम फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक बी। मोशन ऑफ ब्लॉक बी, जो आपका बी ब्लॉक है उसकी मोशन के लिए भाई किसकी वैल्यू पूछी गई है, एफ मिनिमम कितना होगा, जो भी आपके पास में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी। देखो डायग्राम में कैसा गिवन है आपको, ऐसा 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 और ये ऐसा। यहाँ से बच्चों ऐसा बोला गया कि ये बना कितना, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों एक ब्लॉक और रख दिया गया है, ये बी ब्लॉक है और ये आपका ए ब्लॉक है। और इसका जो वेट, जो आपके पास मास है वो कितना है 100 kg है और इसका है 200 kg, ठीक है। और इस पर लगने वाला म्यू कितना है 0.2। और बच्चों इस पर, इस सरफेस पर लगने वाला जो म्यू है वो कितना है 0.3, ठीक है। और यहाँ पर एक कुछ अटैच किया गया है जिसके ज़रिए ये बंधा हुआ है और इस पर लग रहा है क्या एफ। तो इस एफ की वैल्यू क्या हो कि जिससे बी वाला जो ब्लॉक है वो मोशन में आ जाए, तो ये अपन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक बात देखो कि जैसे ही हम इसको इधर खिसकाएंगे तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इसकी वजह से इसका जो फ्रिक्शन आएगा वो भी किधर लगेगा, इधर। तो हम ऐसा बोल दें कि ये F1 हो गया है, ये आपका F2 हो गया है। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो आपके पास में F की वैल्यू आई, क्या कैपिटल F = F1 + F2, यही आपके पास में इक्वेशन बन गई। F क्या होता है, जनरली अपन बोलते हैं F = μn। हम 1 वाले केस की बात करते हैं तो म्यू कितना है 0.2। बच्चों यहाँ पर n कितना होगा 1000 कर दें तो ये हो गया है 1000, मतलब 100 kg है mg तो 1000। F2 की बात करें, F2 का म्यू कितना है 0.3 और n कितना होगा 200 + 100, तो इसको हम बोलें 200 + 100 और ये कितना g। बच्चों इसको हम कह सकते हैं 200 न्यूटन। और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 200 100 300, ये कितना हो गया 3000, तो ये आ गया 900, कितना आया 1100 न्यूटन। यही बच्चों आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स आ गए। तो कम से कम 1100 मतलब 1100 न्यूटन जो है वो वैल्यू होगी, तो बी वाले ब्लॉक को हम मोशन करवा सकते, कम से कम की ये वैल्यू आपके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक कार है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर टर्न ले रही है। क्या बोला गया, एक कार है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर टर्न ले रही है और ये कहा गया कि इसकी रेडियस जो है वो अपन को कैलकुलेट करनी है कि भैया सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है। दूसरी, यहाँ जो सड़क और जो कार के पहिए हैं या व्हील हैं उनके बीच में लगने वाला जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 0.5 है और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। बच्चों आपको ये बोला गया कि अगर ये सेफली टर्न ले ले, कहने का मतलब है बिना किसी पलटने से सुरक्षित जब ये टर्न ले लेती है
या मुड़ जाती है तो आपके पास में इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। तो क्या कहा गया, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर टर्न, कि कार जो है वो आराम से इजीली सेफली टर्न ले सके। तो अपने माइंड में एक फॉर्मूला आता है, जब भी हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है, क्या, v इक्वल टू बच्चों होता है रूट म्यू आर जी, यही फॉर्मूला होता है। और जो आपके पास v है वो कितना आ रहा है बच्चों, 10, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, रेडियस कैलकुलेट करनी है और g कितना हो गया 10। ये बच्चों किस में है, रूट में, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 100 इक्वल टू 0.5 और 0.5 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया बच्चों r, इसको इससे 20, तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों 20 मीटर आपके पास में रेडियस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, और बोला क्या गया ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड है और ये बच्चों एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg और u इक्वल टू कितना है 0। अब हमने क्या कहा कि इस पर हमने 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना कर दिया 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक चला कितना 2 मीटर, और 2 मीटर चलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो गई 5 kg वाला ब्लॉक। और अब हमने क्या कहा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों यहाँ बोली गई है 10 जूल। इतना सा आपको गिवन है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, 2 मीटर चलने के बाद में इस ब्लॉक के जिस पर 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 10 जूल। आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी की बच्चों बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इक्वल टू कितना 10, 1/2, मास कितना रहे 5, v², ये वाला ये कितना हो गया 10। देखो बच्चों इसको हम इससे कट कर सकते हैं 2 बार, 2 और 2 4, आपके पास में कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब हमने क्या नोटिस किया कि अगर आपके पास में v² है, टाइम के बारे में कोई जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन में, नहीं, टाइम के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब आप कहोगे कि आपको कैसे आइडिया लगा कि इस केस में अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन में मोशन ही अप्लाई होगी। आपने बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा कांस्टेंट। तो v² की बात करें तो v² कितना हो जाएगा, लास्ट में जाके बच्चों रुक नहीं रहा है, v² आपके पास 4 आया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 2, a कितना ऐसा कैसा, s कितना आया 2, तो बच्चों ए 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 इक्वल टू 4a, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पास a है, v² भी आ गया है, क्या हम इस 5 kg वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ऐसा बन सकता है कि देखिएगा ये आपके पास में एक 5 kg वाला ब्लॉक है, बच्चों एक्सटर्नल फोर्स आपने किधर लगाया 20 न्यूटन, मूव किधर करेगा इधर करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर लगेगा, और ये भी बता देता हूँ कि फ्रिक्शनल सरफेस है, और यहाँ इसका जो सूडो फोर्स है वो कितना हो जाएगा 5a, ये इधर लग गया मोशन के जस्ट अपोजिट, तो हम ऐसा कह सकते हैं f प्लस 5a इक्वल टू कितना हो गया 20 न्यूटन। इसको बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं f इक्वल टू 20 माइनस का 5, a की वैल्यू कितनी है 1, बच्चों ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर कितना लगा है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास में एक ट्रक है और ये कहा गया कि भैया इस ट्रक के पीछे वाला या बैक साइड जो है या इसका जो एंड है, इस लास्ट एंड से कितनी 5 मीटर डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 40 kg। और बच्चों ये जो ट्रक है वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट है, तो इसको हम बोलते हैं a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट है, ठीक है।
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू इक्वल टू कितना है 0.15 है। आपको पूछा क्या गया है, कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस, कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस जस्ट बिफोर या कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस बाय ट्रक जस्ट बिफोर fall down ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक के नीचे गिरने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कौन, ट्रक। तो ये बात बताइएगा, और ये स्ट्रेट रोड भी बोली गई है, और ये जो ट्रक है वो स्टार्ट फ्रॉम क्या है, रेस्ट है। कहने का मतलब u इक्वल टू कितना बोल रहा है 0। बच्चों a आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के आप हो सकता है कि आप सीधा फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। 40 kg वाला ब्लॉक है, इसकी बात करें तो बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो सकता है, ये हो गया 40 kg, ठीक है। और आप क्या बोलेंगे भाई, इस ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से, या मैं इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि भैया ये m मास है, छोटा सा जो है m मास है, और ट्रक का जो एक्सेलरेशन है इसको हम क्या बोल देते हैं a। तो a है, इसका मतलब इस पर लगने वाला सूडो फोर्स किधर होगा, m a इधर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ गिरेगा, इसका मतलब मूव किधर करेगा, पीछे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें कि आपके घर में कोई पिकअप है और पिकअप के पीछे कुछ डिस्टेंस पर आपने एक कोई ब्लॉक रख दिया। जब पिकअप है, या मान लीजिए जो एंड लास्ट एंड से इस ब्लॉक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि 2 मीटर चलने के बाद में ब्लॉक नीचे गिर जाएगा ना। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ और है। लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इस ब्लॉक जो भी पिकअप मूव कर रही है इसके एक्सेलरेशन से तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि भैया ये ऐसे तो नहीं है कि 2 मीटर चलेगा ये 1 मीटर चलते गिर जाएगी, ऐसा तो होना नहीं है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो इससे भी कम है। अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी में चेंज है वो कम आएगा, किसका, इस ब्लॉक की में, ना कि ट्रक के। तो मैं ऐसा बोलूँगा एम ए, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बच्चों हमने बोल दिया ए बी बोल तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब ब्लॉक गिरेगा पीछे की तरफ तो हम ऐसा कह दें कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो लगेगा इधर लगेगा, तो इसकी वजह से लगने वाला सूडो फोर्स किधर आएगा, एम ए बी। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर गिरेगा, तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए इक्वल टू एम ए बी प्लस का कितना हो गया एफ। बच्चों ये कितना हुआ, एम ए इक्वल टू एम ए बी प्लस एफ को हम क्या कह सकते हैं, म्यू एन। इसका मैंने m मास दिया है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एम ए इक्वल टू एम ए बी प्लस का म्यू और ये एम जी। बच्चों m कॉमन लेके कैंसिल आउट, ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस का म्यू जी। मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ट्रक के एक्सेलरेशन में से माइनस करने पर आपको मिल जाएगा। क्या बोला गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो ट्रक के एक्सेलरेशन में से म्यू जी को माइनस करने पर आपको मिल जाएगा। म्यू आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस और ब्लॉक के बीच में, और सरफेस किसकी, ट्रक की। अब हम बात करते हैं कि यार कितना टाइम लेगा, उसके बाद में अपन डिस्टेंस के लिए वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले इससे समझना ही ज़रूरी होगा कि ए की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू आपको पता है, जी वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो बच्चों अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या बनेगा, इस वाले केस में हम बात करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम टाइम निकालना चाहते हैं और वो भी पर्टिकुलर सेकंड के लिए नहीं, कहाँ तक, जब तक कि ब्लॉक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया बच्चों यहाँ कि भैया इस कंडीशन यहाँ से यहाँ तक आने तक कितना टाइम लेगा। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, दूसरी। अब आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि दूसरी इक्वेशन ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी का अंदाज़ा है या नहीं, इसका मतलब उस चीज़ का भी आपको पता नहीं है। फिर निकालना भी क्या है, टाइम। दूसरी बात करें, तीसरी इक्वेशन में टाइम का जिक्र होता है, नहीं। चौथी इक्वेशन में पर्टिकुलर सेकंड के लिए जिक्र होता है। तो एस को हम कितना बोले कि भैया ये ब्लॉक कितना मूव करेगा, 5, यूटी कितना हो गया, 0। अगर ट्रक की रेस्ट में तो ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में,
1/2 बच्चों इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा a माइनस का म्यू जी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ब्लॉक के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं और ये भी आपका क्या है ब्लॉक की डिस्टेंस है कि ब्लॉक कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ए बी इक्वल टू ए कितना 2, म्यू कितना 0.15 और ये कितना 10। इस पूरे को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये बच गया 0.5 क्योंकि ये 1.5 है, माइनस होगा तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बी का मतलब क्या है ब्लॉक का एक्सेलरेशन। बच्चों यहाँ अपन कितना पुट करें 0.5 और ये टी स्क्वायर ऐसा कैसा, देखो ये जैसे ही यहाँ से ऐसे हो गया डेसिमल हट गया भाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना 20। टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 20। अब हमको क्या करना है, जो भी आपके पास में टी स्क्वायर कहने का मतलब है, अब हम ट्रक के लिए इक्वेशन अप्लाई कर देंगे और जैसे ही अपन ट्रक के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने ये देखा कि ट्रक के लिए तो एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। ये बात चल रही है ट्रक के लिए, ब्लॉक के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 1/2, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है 2, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 20। इसको इससे कैंसिल आउट, तो ट्रक द्वारा ट्रेवल की डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मीटर। तो ट्रक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इस ब्लॉक के गिरने से जस्ट पहले 20 मीटर की डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपके फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में नहीं है लेकिन डायरेक्ट बच्चों आपको फॉर्मूला याद है तो यकीन मानो देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है। सीधा अपन अप्लाई करते हैं कहाँ, एस टी इक्वल टू एक्स ए अपॉन ए माइनस का म्यू जी, ये फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर बन जाएगा। देखो भाई x कितना है, x आपके पास में है 5 और a कितना है बच्चों ट्रक का एक्सेलरेशन 2 और ये 2 और ये 0.15 और ये कितना 10। इसको हम और आगे सोल्व करें तो कितना हो जाएगा एस टी इक्वल टू बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, नीचे आ गया 0.5। जैसे इसको हटाओगे 100/5 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यही बच्चों अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो एक्स अपॉन ए माइनस का म्यू जी, ए माइनस म्यू जी क्या होता है ट्रक का नहीं ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन ट्रक के एक्सेलरेशन से कम ही आना है, ये बात स्वाभाविक है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। और ये आपको ट्रक दिया गया भाई, ऐसा एक ट्रक है बच्चों, इस ट्रक के लिए आपको ये बोला गया है कि इसके बैक साइड एक कुछ डिस्टेंस पर क्या दिया गया है एक m मास गिवन है, ठीक है। और इस m मास है वो कितने kg का है 1 kg का है बच्चों। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 है और ये जो ट्रक है वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। आपको ये बोला गया है और ये स्टार्ट फ्रॉम क्या है रेस्ट है। अब सबसे पहले तो आपको मुद्दा ये आता है कि आप इस पर फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो आपको ध्यान क्या होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है। तो हम क्या बोलेंगे एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू कितना है 0.6 बच्चों, यहाँ एन कितना होगा तो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स कितना होता है एम जी बोले तो 10, तो ये हो गया है 10, कितना आया 6 न्यूटन आपके पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका 6 न्यूटन है। तो बच्चों आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, इस पर लगने वाला सूडो कितना हुआ एम ए। तो हम क्या बोलें एफ एक्सटर्नल इक्वल टू इसके सूडो फोर्स के बराबर है और वो बच्चों कितना हो जाएगा मास 1 है, ए कितना 2 है, तो कितना बोलेंगे 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ज़्यादा किसकी वैल्यू हुई आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हुई। तो एफ एल जो है वो बच्चों आपका कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा किससे एफ एक्सटर्नल से। इसका मतलब बॉडी किस ये ब्लॉक किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा। तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स से आपका क्या बन जाएगा जनाब फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। तो आपका 2 न्यूटन है वो ही क्या हो गया है फ्रिक्शन फोर्स हो गया, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहती है तो फ्रिक्शन फोर्स वही होता है जो उसको रेस्ट में रखने पर जो अप्लाई होता है वही एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए बन जाता है।
तो यहाँ पर जो सूडो फोर्स है MA वही आपका बन जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रेस्ट में रहेगा। फिर से देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। FL इक्वल टू बच्चों क्या होता है, μSN। μS बच्चों इसमें क्या है 0.6 है, मतलब अगर पूरे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कहीं पर भी μS μK नहीं देता तो सबसे पहले आप μS समझें। अरे भाई पहले लिमिट तो कैलकुलेट करोगे, लिमिट कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा। ये 0.6। n कितना है, n आपके पास में है 10, क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं mg की बात करें तो 1 इंटू जी तो कितना हो गया 10, तो 0.6 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 6 न्यूटन। अब हमने क्या देखा, F एक्सटर्नल कितना होता है MA, तो इस ब्लॉक पर इस एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाला सूडो फोर्स क्या होगा 1 इंटू ए कितना है 2, तो 2 न्यूटन आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये मोशन में नहीं आएगा। मोशन में नहीं आएगा तो ये रेस्ट में रहेगा, तो इसका जो सूडो फोर्स है वही क्या बन जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस, कैलकुलेट ट्रेवल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि जो भी आपके पास में बॉडी है वो रेस्ट में आने से पहले मोमेंटम के टर्म में कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। देखो बच्चों, ये आपके पास में एक गाड़ी और ये बोला गया है कि इसका मास कितना m है और p मोमेंटम से, इसके पास जो भी मोमेंटम है वो कितना है p है, और ये जो रोड है और ये जो व्हील है इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है म्यू है। और ये बोला गया है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट में आने से पहले, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया है कि फाइनली कम टू रेस्ट। ये तो जाहिर सी बात है कि इतना तो बन जाएगा। तो देखो बच्चों, इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, टाइम का कोई जिक्र हुआ है नहीं हुआ है, तो अपन क्या करते हैं तीसरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनली कम टू रेस्ट है, इसका मतलब 0 है। u² को ऐसा कैसा, ये 2। बच्चों हम बात करते हैं a की, तो a आपका इस केस में क्या बनेगा, a इक्वल टू क्या होता है μg, क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं f इक्वल टू क्या होता है μn, क्योंकि जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो F इक्वल टू μn। F किसके बराबर होता है, सूडो के ma इक्वल टू μn, n बोले तो mg, m से m कैंसिल आउट तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा μg। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका बन गया μg और ये डिस्टेंस हो गई s इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला आ गया u²। अच्छा एक बात बताइएगा कि फाइनली कम टू रेस्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन होता है रिटार्डेशन होता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू ही क्या बन जाएगी, रिटार्डेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो u² अपॉन में कितना 2μg। अब बच्चों अपन ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो होता है p इक्वल टू mv। किसी बॉडी के पास मास है और उसके पास में वेलोसिटी है तो उसका प्रोडक्ट ही क्या होता है मोमेंटम। यहाँ हम क्या बात करें कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी ऊपर नीचे हम क्या करते हैं m² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को कटेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोई इस पर इफेक्ट भी नहीं करेगा। s इक्वल टू m² u² क्या बनेगा p², नीचे बच्चों कितना आया 2μm²। तो यही आपके पास में बिफोर कमिंग टू रेस्ट ट्रेवल डिस्टेंस बाय ट्रक या बस जो भी है वो मोमेंटम के टर्म में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास में एक बुक है, ये बुक है भाई, और इस बुक की अगर अपन बात करें तो इस बुक की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी दिखाई गई है, वो दिखाई गई है आपको 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर की आपके पास एक बुक है, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चों रखा गया है कॉइन, क्या रखा गया है, कॉइन रखा गया, कोई सिक्का है, और इस पुस्तक को या इस बुक को का एक एंड आप क्या करते हैं ऊपर करते हैं ऐसे धीरे धीरे, और आपने 10 सेंटीमीटर इसको ऊपर कर दिया। कितना कर दिया, 10 सेंटीमीटर आपने इसको ऊपर कर दिया, मतलब ये सिरा जो है अब आपका यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये जो जैसे ही आपने इसको ऊपर की तरफ किया तो ये जो आपकी हाइट है वो बच्चों हो गई 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी जो कॉइन है वो किस में है, रेस्ट में। ये जो कॉइन है वो अभी भी किस में है, रेस्ट। तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास में क्या बन गया, इंक्लाइनेशन एंगल बन गया, ठीक है।
और इंक्लाइनेशन एंगल की, या अपन ऐसा कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल जिस पर रखी बॉडी क्या आ जाती है, रेस्ट में। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइनेशन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू पर भी वो रेस्ट में रहती है तो वही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। यहाँ से बच्चों आपको पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बुक एंड कॉइन, सिक्के और बुक के बीच में जो म्यू है उस म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये बच्चों आपको पूछा गया है। हम ये जानते हैं कि ये जैसे ही आपने 10 सेंटीमीटर इसको ऊपर किया उसके बाद भी क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो कॉइन है वो किस में है, रेस्ट में ही है। तो आपके पास में सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला माइंड में आता है कि भैया एंगल ऑफ रिपोज में आया था म्यू इक्वल टू 10 फाई, याद आया। अब भाई आपके पास में 10 फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि 10 फाई आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 10, तो ये एक तरीके से ऐसे बन गया है, ये 10 सेंटीमीटर बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर और ये आपके पास में आ गया एंगल ऑफ रिपोज फाई। तो हम कितना बोलें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/50, इसको इससे कैंसिल आउट, म्यू इक्वल टू, और स्टैटिक रहता है मतलब रेस्ट में रहता है तो एस लगा दूँ, तो ये कितना हो गया 1/5। तो म्यू एस की वैल्यू आ गई 0. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता ही है।